प्रश्नकाल आरंभ। माननीय सदस्य श्रीमती आशा कुमारी जी। अध्यक्ष महोदय, जो उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है उसमें आपने जो बताया कि 94 लाख का टेंडर लोएस्ट टेंडर था, ये बिडर जो है शिमला से हैं और इन्होंने 1.5 महीने भी काम नहीं किया और इनका वो कैंसिल हो गया। 94 लाख का टेंडर था और ये अभी इतने दिनों बाद भी ये कह रहे हैं कि ये अकाउंट्स देने नहीं आ सकते। चंबा दुनिया जो है बाहर के देशों से चंबा आकर के वापस चली गई, ये शिमला से वहाँ आकर के अकाउंट सेटल नहीं कर सकते, ये संभव नहीं लगता है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू इवेड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इस बात को इंश्योर करेंगे कि ये जो व्यक्ति है ये आकर के अपने अकाउंट्स दे? और नेचुरली 94 लाख का टेंडर था, अगर आप उसको 12 महीने से डिवाइड करें तो लगभग 7-7.5 लाख रुपए महीने का बनता है और आपने सिर्फ जो ईएमडी है 5 लाख रखी है, तो ईएमडी तो आप उसकी फॉरफिट कराएंगे ही, मगर जो बाकी पैसे इसने कुछ तो कमाई वहाँ की ही होगी, कुछ अकाउंट्स तो ये आकर के देगा। और दूसरी बात, क्या आगे भी विभाग इसको अपने आप चलाएगा या इसको लोकल बिड जब करती है इको सोसाइटी तो क्या इसको टेंडर डॉक्यूमेंट में ये सुनिश्चित कर देगा कि लोकल बिडर्स जो हैं वो इसमें हिस्सा लें? शिमला का एक व्यक्ति चंबा में आकर के बिड करे और फिर भाग जाए तो ये मुझे ठीक नहीं लगता है। तो क्या आप ये, क्योंकि ये इको सोसाइटी का है, तो कैन द सोसाइटी का आप इसके थ्रू ये कर सकते हैं कि लोकलाइज्ड बिड हो ताकि हमारे लोकल लोगों को कुछ इससे एम्प्लॉयमेंट भी मिले एंड डिपार्टमेंट को पैसा भी मिले? माननीय वन मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, मैं इसमें बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि ऑनलाइन बिडिंग है तो कोई भी एनीबडी इज वेलकम, और हिमाचल में शिमला से आए या डलहौजी से आए या चंबा से आए, इसके लिए हम कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकते। तो इसके लिए तो बिकॉज इट वाज एन ओपन बिड, और ओपन बिड में क्योंकि वहाँ पे लोकल पार्टिसिपेट किए थे 7-8 लोग लोकल भी थे, पर क्योंकि बिड ज़्यादा इनकी गई है और इनको हम लगातार नोटिस निकाल रहे हैं, लगातार इनको ऑफिशियल चिट्ठियाँ जा रही हैं डीफओ की तरफ से, एंड ही हैज़ बिन गिवन नोटिस 4 टाइम्स एंड लगातार इनको नोटिस जा रहे हैं। अब जैसे सदस्य चाह रही है, शी इज़ अ वेरी सीनियर मेंबर, हम अकॉर्डिंगली उनको एक फाइनल नोटिस देकर इनसे अकाउंट सेटल कराएंगे एंड whatever best we can do, we'll ensure the honorable member that कोई भी पैसा यहाँ पे जो है डिपार्टमेंट का जो यहाँ नुकसान नहीं करने दिया जाएगा, एंड I'll personally inquire into the whole matter। इसको हम इंश्योर करेंगे कि होल रिकॉर्ड इज सेटल्ड कि जो 30 दिनों में उसने 1 महीना काम किया है उसके अंदर कितना आया है कितना नहीं आया, और 5 लाख का हम जो फोर्टिफाई कर रहा है हमने उसका सिक्योरिटी रखी हुई है। प्लस जैसे मैंने बताया कि ओपन बिडिंग में एनीबडी इज वेलकम एंड एनीबडी फ्रॉम हिमाचल के अंदर। इनफैक्ट लोग तो पंजाब से भी आके और बाहर से भी आके ओपन बिडिंग में डाल देते हैं, उसमें हम नहीं रोक सकते उनको। पर मैं सदस्य को एश्योर करता हूँ, ऑनरेबल सदस्य को, कि वॉट एवर द बेस्ट स्ट्रिक्टर एक्शन कैन बी टेकन विल बी टेकन अगेंस्ट हिम, सो दैट इन लॉन्गर रन, बिकॉज यू आर राइट कि जब शिमला से आके वहाँ पे बिड डाल सकते हैं तो जवाब देने के लिए वो क्यों नहीं आ सकते, इसको मैं पर्सनली इंश्योर करूँगा। अगला प्रश्न 3809 श्री आशीष बुटेल जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि पिछले 3 वर्षों में क्या कोई इस हेड के अंदर कोई राशि लैप्स की है, और पालमपुर डिवीजन पर्टिकुलरली उसके अंदर, और अगर की है तो किन कारणों के वजह से यहाँ पे ये राशि लैप्स हुई है? माननीय जल शक्ति मंत्री महोदय। आदरणीय अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसी योजना है कि पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर ऐसे अनेकों छोटी छोटी सड़कें होती हैं जिन सड़कों के लिए बजट में कोई प्रोविज़न नहीं होता, लेकिन वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के मुताबिक उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। इस करके एक नई शुरुआत की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। उस नई शुरुआत में जो है मैं हाउस को बताना चाहता हूँ कि 2018, 19, 20 और 21 में जो है वो सभी चारों जोनों के लिए जो है वो राशि दी गई है, और कुल राशि जो दी गई है वो 192 करोड़ 89 लाख और 98 हज़ार दी गई है।
और इसमें कुल कार्यों की जो संख्या है वो 3693 है। जो माननीय सदस्य जी जानना चाहते हैं कि इसमें से कितनी राशि लैप्स हुई है। जो राशि लैप्स हुई के बारे में तो मेरे पास सूचना नहीं है, मैं आपको सूचना दे दूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि एक बहुत अच्छी शुरुआत है। इस अच्छी शुरुआत से जो है वो ऐसे बहुत छोटे छोटे कार्य जो है, सड़कों के कार्य जो हैं, उनमें पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है एक गति आई है और लोगों को जो है उसका बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। आज के प्रश्न संख्या 4, 2, 3, 5 श्री सुरेंद्र शौरी जी, माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, तो मेरा प्रश्न है कि जो बजौरा राष्ट्रीय उच्च राजमार्ग से लेकर के रोहाड़ू तक की सड़क है, यह सड़क बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरी विधानसभा की 15 पंचायतों को जोड़ती है। लेकिन यह सड़क जो बजौरा चौक से लेकर के रोहाड़ू पुल तक है, वो हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा निकाली गई थी और अभी तक इसको पीडब्ल्यूडी विभाग के अंडर नहीं किया गया है। इस सड़क में 1 किलोमीटर की सड़क है और इसमें बहुत सारे गड्ढे और मेंटेनेंस की बहुत आवश्यकता रहती है। दोनों तरफ लोग रहते हैं, जिस कारण वहाँ पर गाड़ी चलाने में बड़ी मुश्किल होती है। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से ये आश्वासन चाहूँगा कि इस सड़क को आप पीडब्ल्यूडी के अंडर करें और इस सड़क की तुरंत मुरम्मत करें। माननीय जल शक्ति मंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जी ने बहुत ही कहा है कि इस सड़क, छोटी सी सड़क है, इस सड़क का निर्माण कार्य जो है वर्ष 1997 में हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड द्वारा किया गया। और मैं माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि इस निर्माण कार्य के उपरांत फिर एनएचपीसी ने बजौरा से रोहाड़ू सड़क हेतु ब्यास नदी के ऊपर एक पुल का निर्माण भी किया और अप्रोच रोड भी बनाई है। माननीय सदस्य महोदय ने इस विषय को लेकर के जब माननीय मुख्यमंत्री जी इनके विधानसभा चुनाव क्षेत्र के अंदर दौरे में थे, तो उन्होंने उस वक्त इस बात को रखा था, ये छोटी सड़क है, इसको जहाँ बिजली बोर्ड ने बनाया, उसके बाद एनएचपीसी ने बनाया हुआ है, अगर और पुल भी बनाया हुआ है, अगर इस सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग टेक ओवर कर ले तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सड़क की रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो है 10 लाख रुपये दिया हुआ है और रिपेयर और मेंटेनेंस में इसमें लगभग 68,03,000 रुपये की राशि जो है वो प्राकलन जो है पीडब्ल्यूडी विभाग ने दिया हुआ है और 8 लाख की राशि जो है पीडब्ल्यूडी इनको दे दी गई है पीडब्ल्यूडी विभाग को और इसका रिपेयर और मेंटेनेंस का काम शुरू हो जाएगा। मैं कहूँगा कि आने वाले समय में इस सड़क को पीडब्ल्यूडी विभाग में जब नेक्स्ट ईयर में बजट आएगा तो उसमें इसको टेक ओवर कर लिया जाएगा। अगला प्रश्न 4, 2, 3, 7 श्रीमती रीना कश्यप जी, माननीय सदस्य। रीना जी। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री से पूछना चाहूँगी, पच्छाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के जो अंतर्गत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटी भदोक व धामला व राजगढ़ ब्लॉक के रासूमांदा क्षेत्र के 5 स्वास्थ्य संस्थाओं में डॉक्टर के कितने रिक्त पद है और इन्हें कब तक भर दिया जाएगा। और माननीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं विशेषकर धामला और कोटी भदोक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात करूंगी। ये काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन होगा कि आप जो धामला और कोटी भदोक पीएचसी है, यहाँ पर शीघ्र ही डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य महोदय ने जो प्रश्न पूछा है और उसमें राजगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत जो हमारे स्वास्थ्य संस्थान हैं, उन स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टर्स के भरे गए पदों की व खाली पदों की विस्तृत सूची जो है वो प्रदान की गई है। मैं सदस्य महोदय को बताना चाहूँगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डिम्बर में स्वीकृत पद 1 है और वो पद भरा हुआ है, वहाँ पर डॉक्टर जो है वो उपलब्ध है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कोटी भदोक में स्वीकृत पद 1 है और वहाँ पर अभी वर्तमान में कोई चिकित्सक नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धामला में स्वीकृत पद 1 है
और वहाँ पर भी ये पद जो है रिक्त चला हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र फागू में एक पद स्वीकृत है और ये पद जो है वो भरा हुआ है, वहाँ डॉक्टर है। इसी प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाबन में एक पद स्वीकृत है और वो भरा हुआ है, यानी वहाँ डॉक्टर है। कुल इस ब्लॉक के अंतर्गत 5 डॉक्टर्स के स्वीकृत पदों में से 3 पद भरे हुए हैं और 2 खाली हैं। और ये जो खाली जो हैं ये कोटी पदभोग और धामला स्वास्थ्य केंद्र के हैं और ये पद भी अभी 2-3 महीना पहले ही रिक्त हुए हैं। पहले वहाँ डॉक्टर थे लेकिन वो स्थानांतरण करवा करके अन्यत्र चले गए हैं। मैं सदस्य महोदय को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि डॉक्टर्स का खाली पदों के रिक्तियों के अगेंस्ट जो है पद भरे जाना ये एक निरंतर प्रक्रिया है जो कि चली हुई है। बहुत शीघ्र जैसे ही डॉक्टर्स की भर्ती होती है तो हम बहुत शीघ्र जो है यहाँ पर डॉक्टर आपको भेज देंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न 4239 माननीय सदस्य श्री राकेश सिंघा जी और साथ में अरुण कुमार जी हैं। तो श्री राकेश सिंघा जी। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा, जो ये प्रश्न 4239 है जिसका उत्तर माननीय मंत्री महोदय ने दिया है। जिस समय माननीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस सदन में बजट पेश किया था, उस समय अलग अलग कैटेगरीज के लिए कहीं मानदेय, कहीं सैलरीज, वेजेस बढ़ाए थे। लेकिन ये जो आशा वर्कर के 1/4/2021 से बढ़ने थे वो अभी तक बढ़े नहीं हैं। नंबर 1, कब तक बढ़ाए जाएंगे और क्या कारण रहा कि जो हमारे कोरोना वॉरियर की एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं आशा वर्कर, क्या हम कोरोना वॉरियर को नज़रअंदाज कर रहे हैं या कोई और वजह इसके रही है? इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की सरकार ने यह भी घोषणा की थी कि 2 महीने जो पीक आए थे सेकेंड वेव के, उसमें हमने एक एज अ स्पेशल अलाउंस 1500 2 महीने लगातार देने थे। क्या हम इसको दे पाए हैं कि नहीं दे पाए हैं? नहीं दे पाए हैं तो क्या कारण है और कब तक इसको दिया जाएगा? और आखिरी बात मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूँगा कि आशा वर्कर और ये जो बी सेक्शन में इन्होंने उत्तर दिया है कि दे आर रिक्वायर्ड टू कवर 800 हैमलेट्स, हाउसेस, घर कवर करने होते हैं, तो औसत तौर पर ये तो नहीं कहा जा सकता है। वो कई जगह गांव आपके बिल्कुल हाउस टू हाउस होंगे, लेकिन पहाड़ में जहां पर अब ये परंपरा है कि आप मकान वहां बनाएंगे जहां आपका व्यवसाय चलता है या जहां आपकी खेती चलती है, जहां आपका बाग बगीचा चलता है। माननीय सदस्य प्रश्न करें। प्रश्न वही उसका डिस्टेंस, औसत डिस्टेंस जहां वो आपकी आशा वर्कर है और वो जो आखिरी घर कवर करना है उसका क्या औसत डिस्टेंस बनता है? माननीय मंत्री महोदय। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है माननीय अध्यक्ष महोदय। सभी को मालूम है कि आशा वर्कर्स जो हमारी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, हमारा जो स्वास्थ्य विभाग है और जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है, उसके मध्य जो है एक महत्वपूर्ण लिंक का काम, एक पुल का काम ये आशा वर्कर्स करती हैं और उनको बहुत सी जिम्मेदारियां जो हैं वो दी गई हैं और उन जिम्मेदारियों का निर्वहन भी आशा वर्कर्स जो हैं वो
बखूबी कर रही हैं। कोविड के दौरान भी इनकी सेवाएं, उसकी प्रशंसा जो है वो चारों तरफ हुई है, सभी ने की है। और कई स्थानों पर तो आशा वर्कर्स को अपमान भी झेलना पड़ा है, उनके ऊपर पथराव भी हुआ है, मैन हैंडलिंग भी हुई है। बहुत महत्वपूर्ण दायित्व का निर्वहन जो है आशा वर्कर्स कर रही हैं। माननीय सदस्य महोदय ने 3 प्रश्न जो हैं, 3 सप्लीमेंट्रीज इनकी हैं, उसमें एक तो इन्होंने जो कहा है कि जो 750 रुपया ये नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसका एक आवश्यक घटक है आशा वर्कर्स, और जो गाइडलाइंस हैं वो भी केंद्र सरकार के द्वारा जो हैं वो तय की गई हैं। 90-10 के अनुपात में 90% जो है वो केंद्र सरकार को इनको जो है इंसेंटिव देना है, और 10 जो है वो राज्य सरकार को देना है। केंद्र सरकार ने जो तय किया है वो 2000 रुपया है, और हमारी सरकार पहले 2000 देती थी, वो 10 के अनुपात में जो है वो बहुत ज़्यादा है। और हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि 750 रुपया जो है, पिछले जो हमारा उनका जो बजट घोषणा थी, उन्होंने 750 रुपये उसमें उन्होंने बढ़ाए थे। मैं मानता हूं कि ये राशि मिलने में थोड़ा सा विलंब जो है वो हुआ है, लेकिन मैं माननीय सदस्य महोदय को अवगत करवाना चाहता हूं कि ये बढ़ा हुआ मेहनताना, और जो आपने बात की है कि 1500 रुपया जो इनको इंसेंटिव कोरोना के दौरान जो है देने की घोषणा सरकार ने की थी, तो ये 24 करोड़ की राशि जो है, तकरीबन 23 करोड़ 79 लाख रुपए की राशि जो है वो विभाग को प्राप्त हो गई है, और इसमें से जो है वो 14 करोड़ रुपया जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो बहुत जल्दी मुझे लगता है 2-3 दिनों के अंदर ये बढ़ा हुआ मेहनताना जो है उनको मिल जाएगा। आपने जो बात कही है कि 800 घर औसत तौर पर जो है ये करती है, अभी इसके लिए इसका कोई डाटा जो है हमारे पास नहीं है कि एवरेज डिस्टेंस जो है वो कितना कवर करती हैं। हम इसको एकत्र करने का प्रयास करेंगे, डाटा मिलेगा तो उसको जो है उसकी सूचना हम आपको अवश्य देंगे। लेकिन और ये जो 1500 रुपये की जो आपने बात की, जो इंसेंटिव कोरोना के समय में जो सरकार ने इनको देने की घोषणा की थी, ये जारी कर दिया। माननीय सदस्य श्री अरुण कुमार जी ना आप बैठे हैं। श्री अरुण कुमार जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारा प्रश्न है, आशा वर्कर ने कोरोना संक्रमण के दौरान दिन रात मेहनत करके और अपने जीवन को भी दांव पे लगाकर काम किया है, और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर सहजल जी, इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि जब आशा वर्कर्स लगी थी तो शुरू में इनको 850 रुपया पर मंथ मिलता था, लेकिन कोरोना संक्रमण के दौरान इनकी सेवाओं को देखते हुए सरकार ने इसमें इनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी की, और लगभग 2750 रुपये तक का इनका जो मेहनताना था वो उनको मिलता था। मैं मानता हूं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो भारत सरकार द्वारा इनका चयन किया गया था वॉलंटियर के रूप में गांव में, और एक पंचायत में 4-4, 5-5 आशा वर्कर्स भी लगी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य बाकी सभी लोगों ने की। हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग, जो हमारे मेल हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, सफाई कर्मचारी, माननीय सदस्य प्रश्न करें। हाँ, उन सभी ने काम किया। मैं केवल ये चाहता हूँ कि क्या इनके बारे में भी सरकार भविष्य में कोई केंद्र को ऐसा प्रस्ताव बनाकर भेजेगी कि इनको इनके जीवन के अनुसार मेहनताना मिल सके, ताकि इनका भी अपना परिवार चल सके। तो मैं माननीय मंत्री महोदय से सिर्फ ये गुजारिश करना चाहूँगा और कि क्या हमारी कोई प्लानिंग है कि इसको हम केंद्र सरकार को इनकी सेवाओं को देखते हुए कोई ऐसा प्रस्ताव भेजेंगे। धन्यवाद। माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य महोदय की चिंता जो है वो बहुत वाजिब है और मैं इनसे सहमत हूँ, लेकिन जैसा मैंने पूर्व में कहा है कि ये गाइडलाइंस जो हैं ये केंद्र के द्वारा जो है वो तय की गई है। लेकिन ये बात ठीक है कि हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य के अंदर गांव-गांव तक स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता और अन्य जो जिम्मेदारियां जो आशा वर्कर्स को दी हैं, जिसकी बहुत जिम्मेदारी के साथ वो इन अपने कर्तव्यों को पूरा करती हैं।
तो हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य में पैदल चल करके गांव-गांव, घर-घर जाना जो है वो अपने आप में एक काफ़ी कठिन कार्य है। इसमें मात्र हम आग्रह ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं केंद्र सरकार से, और हम अवश्य करेंगे, निवेदन भी करेंगे कि इनका मेहनताना जो है वो थोड़ा बढ़ाया जाए। अगला प्रश्न 4247 श्री विशाल नहरिया जी। सर, जो उत्तर आया है इसमें ये बताया गया कि उनके साथ आईटी पार्क के साथ एक का एमओयू हुआ है साइन। एक लैंड आइडेंटिफाई की गई थी हमारी चैतरू पंचायत में, बहुत अच्छी लैंड है, एक खुला स्पेस है वहाँ पर आज दिन तक वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हुई है, ना तो कोई लैंडस्केप उनके द्वारा किया गया है। मैं ये इंश्योर चाहता हूँ कि अगर बनना है तो कब तक काम शुरू होगा, ये इस बात का हम लोगों को इंश्योर कर दिया जाए। अगर नहीं बनना है तो भी हम लोगों को स्पष्ट कर दिया जाए, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो पंचायत की है और किसी और अच्छे काम के लिए हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक कोई संतोषजनक जवाब जो है वह ना तो आईटी पार्क की तरफ से आया है, ना ही हम लोगों को इस जो आज उत्तर मिल रहा है इसमें आया है। तो मैं माननीय मंत्री जी से यही जानना चाहता हूँ कि हम लोगों को एक स्पष्टीकरण दे दें कि अगर काम शुरू होना है, क्योंकि 2023 तक इन्होंने बोला, तो 2023 तो बहुत छोटा सा समय है, अभी तक तो काम शुरू हो जाना चाहिए था। जी माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जानना चाहा है कि इसको मैं इनको बताना चाहूँगा, हमने इसमें मैसर्स हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शन कंपनी को हमने इसको जो है कंसल्टेंट हायर किया है, और उसका जो है कंसल्टेंट आर्किटेक्ट बिल्डिंग के लिए जो है बिल्डिंग का जो है मैंने कंसेप्ट डिज़ाइन तैयार कर दिया है। और ये डिज़ाइन जो हमने अभी हाल ही में एमसी को दिया है डिज़ाइनिंग अप्रूवल के लिए, और इसमें 16 करोड़ रुपए खर्चा होना है। और हमने इमीडिएटली कहा है कि ये इन्होंने ठीक कहा कि ये बहुत प्राइम लैंड है, इस प्राइम लैंड में हमने सारी की तैयारी कर ली है। 16 करोड़ रुपये भारत सरकार देगी, और इसमें 2 एकड़ ज़मीन है गगल एयरपोर्ट के पास सही है, और 99 ईयर्स के लिए हमने लीज पे दिया 1 रुपये के आधार पे जो है। मैं हमको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है, जहाँ पर लगभग 400 आईटी प्रोफेशनल्स को जॉब मिलेगा, और लगभग जो है इसके इनडायरेक्टली जॉब जो बहुत ज़्यादा लोगों को मिलने वाला है। मैं कई बार केंद्र सरकार को लिख चुका हूँ, उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्दी जो है इसमें और कंप्लायंस कर रहे हैं, कम कंस्ट्रक्शन काम भी बहुत जल्दी जो है 30 से इसका काम भी शुरू करने वाले हैं। जैसे भारत सरकार द्वारा जो है इसके लिए टेंडर्स के लिए शुरू करेंगे, मैं निश्चित तौर पर जो है हम इसका काम शुरू करना चाहते हैं, ताकि जो है इस काम जो है होकर जो है धर्मशाला बड़ी इंपॉर्टेंट सिटी है, ये SPTI वो बन के तैयार हो जाए। प्रश्न काल समाप्त।